उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। गांव से लेकर सोशल मीडिया तक अब इन चुनावों के ही चर्चे हैं। एक तरफ तमाम प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने अपने सींग पलियाकर मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ खूब चटकारे लेते हुए किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं और मीम्स बनाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़े ऐसे मीम्स काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है, ग्राम प्रधान ने हल्द्वानी और कोटद्वार में दूसरा मकान बनाने की तैयारी कर ली है। ग्राम प्रधान ने पिछले कार्यकाल में जमीन खरीद ली थी, इस चुनाव में मकान बन जाएगा। और शहर से बुआरी भी प्रधान बनने गांव आ रही है। कई लघु फिल्में और वीडियो भी बन रहे हैं। इन सब में बताया जा रहा है कि किस तरह पंचायत चुनाव में पैसा, शराब और संसाधनों का बोलबाला होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए लोग शहरों से घर आ रहे हैं, जीतने के लिए लोग शहरों से वोटरों को गाड़ियों में ला रहे हैं। लबोलुआब सभी का यही है कि पंचायत चुनाव गांव के विकास के लिए नहीं, बल्कि लूट तंत्र है। लेकिन पंचायतों के बारे में इस तरह की समझ बनना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ये बताता है कि जिस पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय सरकार की कल्पना की गई थी, वो कितनी खोखली साबित हुई है। ये भी कह सकते हैं कि अपने लोकतांत्रिक हकों के लिए भारत जैसे देश में विकास के विकेंद्रीकरण के दर्शन से जिन पंचायतों को संवैधानिक अधिकारों से समृद्ध होना था, वे सरकारों, पार्टियों और नागरिकों की उपेक्षा से अपनी अस्मिता खो रहे हैं। सरकारें और राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो। जिस दिन ग्राम पंचायतें अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगी, केंद्रीकृत व्यवस्था से लूट के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए ये सही समय है जब मीम्स और चटकारे लेकर पंचायतों को गलियाने के बजाय पंचायत चुनाव के आलोक में ग्राम स्वराज, ग्राम सरकार, ग्राम गणराज्य या स्थानीय सरकार की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की जाए। नमस्कार, मैं हूं अमन रावत और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विस्तार। Supported by Mukteshwar Himalayan Resort and Pitharakar Group of Institutions. Mukteshwar Himalayan Resort, close to nature, come and relax. सरकारों ने पंचायती राज जैसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बहुत तरीके से भ्रष्ट और नकारा बताने की साजिश की है। उसे इस बात से समझा जा सकता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की मांग करने की बजाय उसे मजाक का विषय बना दिया गया है। जब भी पंचायती राज के सही स्वरूप की बात होती है, तो यही बात कही जाती है कि जब ग्राम प्रधान ही भ्रष्ट है, तो आखिर किया भी क्या जा सकता है। यह उस तरह का सच नहीं है जैसा दिखाया बताया जा रहा है। हालांकि यह सच है कि राजनीतिक पार्टियों ने पूरे देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपसंस्कृति का जो रास्ता तैयार किया है, उसका सबसे छोटा पुर्जा ग्राम प्रधान ही है। लेकिन ये उसका खुद का बनाया रास्ता नहीं है। पहली बात तो यह है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत यही है कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। गांव का स्कूल टूटा था, जर्जर था, लेकिन जो बजट पंचायत के लिए आया, वह तो पानी की टंकी बनाने की मद में था। उससे स्कूल की छत भला कैसे ठीक की जा सकती थी? लिहाजा स्कूल की मरम्मत तो हुई नहीं और जबरन जो टंकी बनाई गई, वो भी साल भर में बेकार हो गई, क्योंकि बजट का 40% तो बीडीओ साहब के हाथ में रखना ही था। फिर लगे हाथों 20% प्रधान जी भी खा गए। अब जब 60% खाने पीने में ही निकल गया, तो टंकी क्या खाद बनती? ऐसा ही एक और उदाहरण देखिए। पहाड़ी ढलानों पर खड़ंजे बिछाना खतरनाक होता है। बरसात में काई जम जाने से और सर्दियों में पाला गिरने से इनमें फिसलन होती है और चलते हुए अच्छी खासी स्केटिंग हो जाती है। हाथ पांव टूटने और घुंडे घाम लगने का खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन पंचायत क्या करे? बिछाने तो खड़ंजे ही पड़ेंगे, क्योंकि ये राजधानी में ही तय कर लिया गया है कि सारे प्रदेश में खड़ंजे बिछाए जाएं। इसलिए पंचायत का बजट खड़ंजों में ही पुगा दिया गया है, जबकि गांव के स्कूल से लेकर अस्पताल तक के जो हाल थे, वो ज्यों के त्यों ही बने रहे। इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय खुलवाने की जनता की मांग काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन सरकार में कोई सुनवाई नहीं। उधर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कई सालों से कोई डॉक्टर ही नहीं है। एक डॉक्टर नियुक्ति के वक्त दस्तखत करने आया था, अब नहीं आता, लेकिन तनख्वाह बराबर पाता है। अपने अस्पताल की ऐसी दशा देखने के लिए गांव के लोग और पंचायतें दोनों मजबूर हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती। शराब ने अलग से जनजीवन को तबाह कर लिया है, लेकिन सरकार को शराब से राजस्व मिलता है। इसलिए लोग चाहे ना चाहें, सरकार हर साल शराब की नई नई दुकानें खुलवा देती है। पंचायतें इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली वाली मोटर सड़क से लगी तमाम जमीनें बाहर से आए बिल्डरों ने खरीद ली। लोगों को चिंता है कि इस प्रवृत्ति से स्थानीय संस्कृति विकृत हो जाएगी, लेकिन इसमें भी स्थानीय लोग कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। ग्रामीणों को अपने जंगलों से हक हकूक की लकड़ी तक नहीं मिल पा रही है और सरकार बांध या वन्य जीव विहार बनाने के लिए
उनकी समूची जमीन छीन लेना चाहती है। जमीन पर सैकड़ों सालों से बसे लोग अपनी जमीन छोड़ने को राजी नहीं हैं, लेकिन सरकार के आगे उनकी यहां भी नहीं चलती। इन तमाम समस्याओं का अगर कोई समाधान है तो वो पंचायती राज व्यवस्था का मजबूत और अधिकार संपन्न होना ही है। पंचायतों को किसी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि सारी ताकत एक ही झटके में उठाकर उन्हें सौंप दी जाए। क्या भारत को आजादी देते वक्त अंग्रेजों ने यह कहा था कि पहले हम आपको संसदीय लोकतंत्र का कखरा सिखाएंगे और जब आप सीख जाएंगे तब आपको सत्ता सौंपेंगे? हम नालायक ही सही पिछले 75 सालों में अपने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं, फिर पंचायती राज कैसे नहीं चला सकते? बल्कि ये तो हमारी परंपरा में सदियों से रहा है। अंग्रेजों ने आकर इस परंपरा को तहस नहस किया, उसे सिर्फ पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अब ये कैसे होगा, इस पर चर्चा करने से पहले पंचायतों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय सुशासन का जिक्र मिलता है। वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत काल तक और बाद में मौर्य गुप्त कालों तक में हमें स्थानीय शासन की व्यवस्था मिलती है। आधुनिक काल में स्थानीय निकायों की अवधारणा का विकास हुआ। साल 1887 में मद्रास में पहला स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया, मगर इसका काम अंग्रेजों के रिहायशी इलाकों में साफ सफाई करने भर का था। बाद में अंग्रेजों ने गांव पंचायतों का गठन तो किया, लेकिन इन पंचायतों में भी जमींदार अंग्रेजों के हितों को ही साधते रहे। 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार शहरी और पंचायत निकायों को मजबूत करने की मांग उठी। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय निकायों को प्रांतों के अधिकार हस्तांतरित किए। इसमें यह भी अनुशंसा की गई थी कि जितना संभव हो सके स्थानीय निकायों को बाहरी नियंत्रण से छूट और खुद के पूर्ण नियंत्रण की आजादी मिले। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद भी पंचायतों को सीमित अधिकार ही मिल पाए। महात्मा गांधी के लिए गांव ही स्वतंत्र भारत के उनके विचार का आधार थे। वो पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ मानते थे। उनका कहना था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी मानना था कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये योजना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई, मगर 60 के दशक में कृषि संकट के कारण केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों की अवधारणा को ही खत्म कर दिया और सारे कार्यक्रमों को नौकरशाही के हवाले कर दिया। साल 1978 में अशोक मेहता समिति ने पंचायतों की दुर्दशा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। इसमें द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई। इस समिति ने ही राज्यों में वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और न्याय पंचायत बनाए जाने की सिफारिश भी की, लेकिन तब विपक्षी दलों के विरोध की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1985 में जीवीके राव समिति ने पंचायतों को 4 स्तर पर लागू किए जाने की बात कही। एक साल बाद यानी 1986 में एमएल सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश के बाद ही संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायतों को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य था। संविधान के इस 73वें संशोधन को पंचायती राज की दिशा में अहम कदम माना गया। इसने हाशिए पर खड़ी महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। इस संशोधन का उद्देश्य जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर जनता में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना था। उत्तराखंड की बात करें तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1994 में पंचायत चुनाव हुए। उस दौर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के कारण ये चुनाव यहाँ 1996 में हुए। तब लोगों को बताया गया कि पंचायती राज आ चुका है, अब गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन पंचायती राज के नाम पर 2 ही काम हुए। पहला, राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय चुनाव कराए और दूसरा, आरक्षण की व्यवस्था करा दी। गांवों में अधिकार विहीन पंचायतों में सत्ता पाने की अपसंस्कृति तो आई, मगर पंचायती राज नहीं आया। उत्तराखंड बनने के बहुत साल बाद 2016 में पंचायती राज नियमावली आई, लेकिन पंचायतों में अब भी नौकरशाही और राज्य सरकारें ही हावी रहती हैं। कुछ पंचायतें सिर्फ नौकरशाहों के आदेशों का पालन करने वाली संस्थाएं बनकर रह गई हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों में जिला प्रशासन के अधिकारियों का रवैया चिढ़ाने जैसा होता है। ग्राम सभाओं का काम जिला प्रशासन की देखरेख में किया जाता है और जो समस्याएं पंचायतों में ही सुलझा ली जानी चाहिए वो जिला प्रशासन पहुंच जाती है। अव्यवस्थाएं तो स्पष्ट हैं, सवाल है कि ठीक कैसे हों। तो इन्हें ठीक करने की शुरुआत इकाई से की जा सकती है। समाज की सबसे बुनियादी इकाई व्यक्ति है और फिर परिवार, उसके ऊपर गांव आता है। शहरों में देखें तो गांव के स्थान पर मोहल्ला कह सकते हैं। एक गांव या एक मोहल्ले में जो परस्परता होती है, जैसे जैसे समाज की सीढ़ियां चढ़ते रहें वह कम होती जाती है। इसलिए पंचायती राज या ग्राम गणराज्य की मूल इकाई गांव ही हो सकती है। यहाँ भी गांव का मतलब है तोक गांव।
तथा कथित राजस्व गांव, जिसमें शासन प्रशासन की सुविधा के लिए एक से अधिक गांवों को अधिसूचना से जोड़ दिया जाता है, ग्राम गणराज्य के रास्ते में एक बहुत बड़ा अवरोध है। एक जबरन बनाई गई इकाई में वह समरसता हो ही नहीं सकती जो स्वयंभू इकाई में होगी। इसलिए राजस्व ग्राम यानी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा घोषित गांव या गांव के समूह को नहीं, बल्कि इन परंपरागत तोक गांवों को ग्राम सभा का आधार बनाया जाना चाहिए, फिर चाहे उनकी आबादी 50 हो या 50,000। ये ग्राम गणराज्य का पहला सिद्धांत होना चाहिए। फिर बात आती है ग्राम सभा के अधिकारों की। दरअसल हमारी सरकार द्वारा लागू मौजूदा पंचायती राज पूरी तरह विकृत और समाज तोड़क है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने गांव के भीतर तक घुसकर परिवारों में फूट डाल दी है। पत्नी प्रधान है और उसके नाम पर पति सारे कामकाज करता है। गांव में विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर गांव में कानों कान किसी को खबर ही नहीं लगती। प्रधान जी बीडीओ के साथ मिलकर कागजी खाना पूर्ति कर देते हैं। ऐसे पंचायती राज को बदलने के बारे में बातचीत न होती हो ऐसा भी नहीं है, खूब बहस की जाती है, लेकिन बदलाव का मतलब छिटपुट जोड़ घटाने से ही लगाया जाता है। यहाँ दाग धब्बे मिटा दो, वहाँ थोड़ा रंग लगा दो। मौजूदा पंचायत कानून में इसे लेकर एक बहुत बड़ी खामी है कि पंचायत ग्राम सभा के सुझावों पर विचार करेगी, पर इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात हास्यास्पद और अत्यंत आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। पंचायतें ग्राम सभा के नियंत्रण में उसके निर्देशों के अनुरूप काम करें और उसके प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हों। ग्राम प्रधान पंचायत का कार्यकारी अंग मात्र हो और उसे पंचायत सचिव से लेकर जिलाधिकारी तक तमाम कर्मचारी अधिकारी सिर्फ सहकारी की भूमिका में हो। ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में उनका कोई दखल न हो। ग्राम गणराज्य की सफलता के लिए ये दूसरी शर्त है। इसके आगे का रास्ता 1992 में किए गए संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने काफी हद तक साफ कर दिया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम सभाओं के लिए 29 ऐसे विषय रखे गए हैं जिन्हें वे कर सकते हैं। यदि मौका दिया जाए तो पंचायतें कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, सड़क, पुल, जलमार्ग, विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, हाट बाजार, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तमाम कार्य कर सकती है। इन संशोधनों में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य का एक वित्त आयोग होगा जो तय करेगा कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा पंचायतों को दिया जाए। यानी राज्य सरकार में समुचित इच्छा शक्ति हो और राज्य वित्त आयोग ठीक समझता हो तो राज्य की कुल प्राप्तियों का 60% सीधे पंचायतों को दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि राज्य की कुल प्राप्तियों का 60% अगर सीधे पंचायतों को मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति किस हद तक बदली जा सकती है। विशेष तौर से उत्तराखंड के बांझे पड़ते पहाड़ी गांवों के लिए तो यह संजीवनी का काम करेगा। यदि पंचायतों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में वर्णित सभी विषय सौंप दिए जाएं और राज्य वित्त आयोग पर्याप्त धन उपलब्ध करा दे तो फिर अधिकांश काम स्थानीय स्तर पर हो जाएंगे और राज्य स्तरीय भीमकाय निगमों और विभागों की जरूरत भी गौण हो जाएगी। जब स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था पंचायत को करनी है तो भी फिर भारी भरकम विभागों की जरूरत भी सीमित होगी। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। उसके परिणाम को इस उदाहरण से समझें कि जिस काम को जिला विकास विभाग 30 करोड़ में करता है उसी काम को पंचायतें 4 करोड़ में कर देती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नेता, अफसर और ठेकेदारों का जो बड़ा गठजोड़ है वो इसे कभी होने नहीं देता। भ्रष्टाचार तभी फलता फूलता है जब चीजें केंद्रीकृत होती हैं और जनता से जुड़े सारे निर्णय और क्रियान्वयन जनता से छिपा कर किए जाते हैं। अगर ग्राम सभा में गांव के सब लोग मिलकर यह तय करेंगे कि उन्हें साल भर का जो एकमुश्त बजट राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार से मिला है उसमें से कितना स्कूल के लिए खर्च करना है, कितना अस्पताल के लिए, कितना सड़क के लिए और कितना बिजली के लिए, और ग्राम सभा के निर्देश पर जब पंचायत ये काम करवाएंगी तो चोरी चकारी के लिए गुंजाइश ही कितनी रह जाएगी। जिस ग्राम गणराज्य की बात की जा रही है वो गांव के लोगों की संवैधानिक सहभागिता पर आधारित है। अब तक की व्यवस्था में तो ग्राम प्रधान विकास के पैसे का इस्तेमाल इस तरह करता है कि उसके ऊपर के अधिकारी संतुष्ट हो जाएं, बस जनता का कोई नियंत्रण उस पर होता नहीं। जबकि पंचायती राज से जिस ग्राम स्वराज की बात होनी चाहिए वो जनता की संतुष्टि का हो। जब ऐसा होगा तो जनता निश्चित रूप से अच्छी सड़कें और मजबूत भवन बनाएगी। अगर गांव के डॉक्टर और शिक्षक को ग्राम सभा स्तर से नियुक्ति और वेतन मिलेगा तो वो भी गांव में ही रहेंगे क्योंकि उस पर ग्राम सभा का नियंत्रण रहेगा। राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री जब स्वीकार किया था कि विकास के लिए जो 1 रुपया दिल्ली से चलता है वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है, तो इसका अर्थ यही था कि दिल्ली से गांव तक पसरी हुई नौकरशाही की अनेक परतें नेताओं और माफियाओं की मदद से इस पैसे को सोख लेती हैं। जिस पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है उससे ये परतें खत्म हो जाएंगी
और समूचा 1 रुपया सीधे गांव तक पहुंचा दिया जाएगा तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। ग्राम सरकार का मतलब यह भी है कि वो वित्तीय अधिकार से संपन्न हो और उसे राज्य या केंद्र से मिलने वाले पैसे को अपनी जरूरतों के आधार पर खर्च करने की स्वतंत्रता हो। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकता भी तय करें। विकास की जिस परिभाषा को गढ़ दिया गया है उसमें बताया जाता है कि सड़क और निर्माण कार्य ही विकास है। ये बहुत अधूरी बात है। पंचायतें ये भी तय करें कि उसकी सीमा के भीतर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस तरह से हो। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार ग्रामीणों को होना चाहिए, लेकिन ये लगातार उनके हाथ से छीने जा रहे हैं। गांव से बहने वाली नदी का चुकान गांव की पंचायतें करें, उससे जो राजस्व आता है वो गांव के विकास पर खर्च हो। सरकार को उसकी जो रॉयल्टी देनी है वो ग्राम सभा तय करे। सरकारें प्राकृतिक संसाधनों पर दैत्याकार परियोजनाएं बनाती हैं, बड़े बांध बनाती हैं और उसके लिए विस्थापन करती हैं। पंचायती राज में यह स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए कि ग्रामीण तय करें कि उनके गांव में बहने वाली नदी में किस तरह की परियोजना बननी चाहिए और उसमें गांव की क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए। छोटी पन बिजली परियोजनाओं को बनाकर न्याय पंचायत स्तर पर उन्हें चलाया जाना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विस्थापन भी नहीं होगा। वन्य जीव विहार और बड़े उद्योग लगाकर लोगों को विस्थापन का नोटिस पकड़ाने वाले प्रशासन पर नियंत्रण सशक्त पंचायतें ही कर सकती हैं। उत्तराखंड के हर गांव से शराब के खिलाफ आवाज उठती आ रही है। सरकार उनकी आवाज सुनने की बजाय उसे राजस्व का मॉडल बताकर और अधिक शराब की दुकानें खोल देती है। यदि ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी तो वो शराब की दुकानें खोलने और न खोलने का फैसला ले सकेंगी। केरल के प्लाचीमाडा गांव का ही उदाहरण देखिए। जब वहां के ग्रामीणों ने पाया कि कोका कोला के प्लांट से उनका भूगर्भीय पानी कम पड़ गया है और प्रदूषित होने लगा है, तो पंचायत ने अपने अधिकार का प्रयोग कर प्लांट को बंद करवा दिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने का भी है। गाँव में हालांकि अपनी एक परंपरागत व्यवस्था रही है, लेकिन औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के पद चिन्हों पर चल रही आजाद भारत की सरकार द्वारा पंचायती न्याय को कोई मान्यता नहीं दी गई है। बावजूद इसके अनेक स्थानों पर वो अब भी प्रभावी रूप से कार्य करती है। ग्राम गणराज्य की सफलता के लिए पंचायत के फैसलों को कानूनी मान्यता देना बहुत जरूरी है। हालांकि ये भी सच है कि कई बार गांव की पंचायतों से भयावह फैसलों की खबरें मिलती हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि पढ़े लिखे प्रगतिशील लोग या तो गाँव से पलायन कर गए हैं या फिर गाँव की गतिविधियों से अलग थलग रहते हैं। ऐसे में दकियानूसी तत्वों का पंचायतों में वर्चस्व हो जाता है। यही प्रवृत्ति राजनीति में भी दिखाई पड़ती है। ईमानदार आदमी राजनीति में रुचि नहीं लेता और आपराधिक तत्व राजनीति में सबसे ताकतवर बनकर उभरते हैं। ग्राम गणराज्य की सफलता के लिए पंचायत के फैसलों को कानूनी मान्यता देना बहुत जरूरी है। जब सामान्य व्यक्ति को मालूम होगा कि पंचायत केवल विकास के पैसे का 3 तेरह करने वाली संस्था नहीं है, उसके घर की, खेत की और जिंदगी की समस्याओं का समाधान भी कर सकती है, तो पंचायत में उसका विश्वास भी बढ़ेगा और भागीदारी भी। पंचायतों को इस तरह से शक्तिशाली बनाना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने दावाग्नि की तरह विद्रोह को जब फैलते देखा तो उन्हें ग्राम पंचायतों की असली ताकत का अंदाजा हुआ। भविष्य में उनका शासन निरापद रहे, इसके लिए उन्होंने गांवों के ढांचों को पूरी तरह से तोड़कर उसे नौकरशाही पर निर्भर बना दिया। गांव में रहने वाले आदमी के लिए बात बात पर शहर में रह रहे अधिकारी के पास दौड़ना जरूरी हो गया। सरकारी अधिकारी वो कितना ही अनुभवहीन, भ्रष्ट और अक्षम हो, उसके सामने गिड़गिड़ाना लोगों की मजबूरी बना दिया गया। अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक राज्य के लिए बनाए गए विधि विधानों को आजाद देश में भी ज्यों का त्यों लागू कर देने से हमारी मानसिकता भी बहुत हद तक वैसी ही बन गई है। देखा जाए तो सांसद निधि और विधायक निधि का कोई औचित्य नहीं है। जनप्रतिनिधियों का काम ठेकेदारी करना नहीं बल्कि कानून बनाना होता है। उत्तराखंड के विधायकों को साल में 200 दिन विधानसभा में बैठकर अपने कानून बनाने चाहिए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानूनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन साल में मुश्किल से 20 दिन भी विधानसभा नहीं चल पाती। नौकरशाही अपनी मनमानी से कानूनों का मसौदा बना लेती है और विधायक जल्दबाजी में बगैर बहस किए ही विधेयक पारित कर देते हैं। आम लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन कौन से नए कानून बन चुके हैं। नेताओं की तरह ही नौकरशाह भी पंचायत का हक मार रहे हैं। जिलाधिकारी को विवेकाधीन कोष, स्वरोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना आदि का अधिकार देने का भी क्या औचित्य है। वो एक नौकरशाह है, उसे जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करना चाहिए। जिला पंचायत जो कुछ तय करे, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे कार्यान्वित करे। लेकिन हमें ऐसा सिखा दिया गया है कि हम सपने में भी नहीं सोच पाते कि जिलाधिकारी जिला पंचायत के नीचे होगा। अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को जनता के सर पर मालिक की तरह बैठाया था। आजाद भारत में भी वो मालिक ही है। जनप्रतिनिधि के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। जनता में उसका इतना रौब होता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बुलावे पर कोई जाए न जाए, जिला अधिकारी की एक हाँक पर सारे लोग भागे भागे चले आते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बीच ये बहस तेज होनी चाहिए कि अधिकार संपन्न पंचायतें बनाकर गांवों को विकास के विकेंद्रीकरण का मॉडल बनाया जाए।
गांवों के अंदर बिना अधिकारों से चुनी जा रही पंचायतों में भ्रष्टाचार की विष बिल को तभी समाप्त किया जा सकता है जब उसे भ्रष्ट अफसरशाही और केंद्रीकृत व्यवस्था से मुक्ति मिले। नहीं तो लोग आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मीम्स बनाते रहेंगे जिसमें सरकारों और भ्रष्ट व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की जगह अपने बीच के ग्राम प्रधान को दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया जाएगा। इसे इस छोटी सी कहानी से भी समझा जा सकता है। एक गांव में लड़के की शादी हुई। शादी के बाद उसकी माँ पूरे गांव में कहती फिरती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, जब से पत्नी आई है बिगड़ गया है, सारी कमाई उसी को दे देता है। उसकी पत्नी भी गांव में कहती फिरती थी कि मेरा पति क्यों मुझे ब्याह कर लाया, वो तो अपनी माँ की ही सुनता है, मुझे तो कभी कुछ देता ही नहीं। हकीकत ये थी कि बेरोजगार लड़के ने न तो माँ को कुछ दिया था और न ही अपनी पत्नी को। विस्तार के इस एपिसोड की स्क्रिप्ट तैयार करने में हमारा सहयोग किया था वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर करने के साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए सुपर थैंक्स का बटन दबाकर या चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर आप हमारा समर्थन करें, ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।